तरफ है एनडीए, एक तरफ था इंडिया और एक तरफ थी अकेले मायावती। आगामी लोकसभा चुनाव में किसका होगा पलड़ा भारी। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, जिस तरीके से देखा जाए मौजूदा जो परिस्थितियां हैं और लोकसभा चुनाव जिस तरीके से सर पे हैं और किसी भी वक्त आचार संहिता की जो तारीख है वो घोषित की जा सकती है, चुनाव की तारीखें तय हो सकती हैं। लेकिन इसी की तरफ अगर देखा जाए एक बड़ा गठबंधन बनाया गया था और उसका नाम रखा गया था इंडिया अलायंस, और जिसके गठन का एक जो सपना था वो नीतीश कुमार ने देखा था, और वो नीतीश कुमार जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और उसके बाद से इंडिया अलायंस की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न नजर आती है। जिस तरीके से देखा जाए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को 11 सीटें दे रहे थे, वहीं आरएलडी की बात किया जाए तो उसे 7 सीटें दे रहे थे। अखिलेश यादव खुद से ही इस तरीके की तमाम सीटों का अनाउंस जो है खुद से कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, और वो उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस की तमाम सीटों का वितरण तमाम सहयोगी दलों को कर रहे थे। और कहा यह भी जा रहा था अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी का जो तमगा है वो अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इस बात से समझ में आएगा जब बसपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन पर 15 जनवरी को अनाउंस किया कि वो ना एनडीए के साथ जाएंगी ना इंडिया के साथ जाएंगी, जबकि अकेले अपने दम पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। वह तब अखिलेश यादव का एक बयान आया, ये वही अखिलेश यादव थे जिन्होंने कहा था कि अगर बसपा इस इंडिया अलायंस में आएगी तो हम इस अलायंस को छोड़कर चले जाएंगे। वही अखिलेश यादव का बयान आता है कि हम तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। जब नीतीश कुमार इस पूरे अलायंस को छोड़कर एनडीए में यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अखिलेश यादव की जेब में मानो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी रखी हुई थी और वो सबको वो कुर्सी बांटते हुए नजर आ रहे थे। और इसी के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी, इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा दल बताते हुए नजर आ रहे थे। और उसी के आधार पर उन्होंने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर 11 सीटें दी थी। और ये बात उस वक्त की है जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में थे और उनके आने जाने की खबरें चल रही थी। वहीं जब बात किया जाए जयंत से बातचीत करने के बाद उनकी पार्टी को 7 सीटें दी गई। कहा यह भी जाता है कि जयंत जो थे इनसे ज्यादा सीटें मांग रहे थे, लेकिन उनके साथ 7 सीटों के साथ समझौता होता है। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए, जब कांग्रेस को यह पता चलता है कि हमें 11 सीटें अखिलेश यादव दे रहे हैं, कांग्रेस के पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। और उसके बाद कांग्रेस इस चीज को सिरे से खारिज भी कर देती है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर इससे दुगुना सीटें मांगती हुई नजर आ रही थी। और उसी के हवाले से अगर देखा जाए नीतीश कुमार जब से इस अलायंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके बाद जिस तरीके से इस अलायंस की पूरी स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इस अलायंस में अब जुड़ा जैसा कुछ बचा नहीं है। अलायंस के नाम पर इसमें कुछ एक दल है वो भी आपसी मतभेदों के कहीं ना कहीं बिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने 16 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं और इसमें कई सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन अखिलेश यादव उन सीटों पर भी अपने कैंडिडेट अनाउंस कर चुके हैं। जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है और तमाम राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों का यह कहना है कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास बेस वोट के नाम पर कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अखिलेश यादव अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो 3% वोट शेयर तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का जो कोर वोट है वो कहीं ना कहीं राम, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और उसके बाद अखिलेश यादव का तमाम जो वोट बैंक है वो उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की बात जो है तमाम राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ करते हुए नजर आते हैं। और इसी के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ती है तो अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने से ज्यादा सीटें कांग्रेस हासिल कर सकती है।
वहीं अब उत्तर प्रदेश में फिर से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के तमाम अलायंस की जो है खबरें फिर से उठने लगी हैं। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद हो सकता है बसपा सुप्रीमो इस पूरे मामले पर अपनी जो है पत्ते खोलेंगी और हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, इन सभी पार्टियों के साथ बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा अलायंस बना के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा, जिस तरीके से देखा जाए, एक बड़ा अलायंस बनाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है जो ये इंडिया अलायंस बना था, जिसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना था, और कहा यह भी जा रहा था कि ये बीजेपी की एक साजिश थी जो नीतीश कुमार को इधर भेजा गया था ताकि वो इस तरीके का अलायंस बनाए और तमाम जो राजनीतिक दल है उनमें इस तरीके की फूट डाले कि आने वाले भविष्य में वो कभी भी एकजुट ना हो सके। और इस बात को कहीं ना कहीं मायावती जी ने भांप लिया था और यही बड़ी वजह है कि मायावती जी ने इस अलायंस को में जाने को लेकर सिरे से खारिज कर दिया था। और जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति है और मायावती जी का जो फैसला था उसको लेकर लगातार पूरे देश में उनकी जो दूरदर्शिता है, उनकी जो राजनीति में जो उनका जिस तरीके से अनुभव है, उसके आधार पर जो उन्होंने फैसला लिया और वो कहीं ना कहीं सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अब एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पर ये तमाम धर्मगुरुओं, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को इस अलायंस में शामिल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, पहले भी कांग्रेस ने ये एक षड्यंत्र, एक चाल चली थी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। तमाम अपने छोटे नेताओं के माध्यम से ये खबर फैलाई कि हम बसपा सुप्रीमो को इस अलायंस में लेना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने कभी भी बसपा सुप्रीमो से कोई बात ही नहीं की। तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस ये हठ धर्मिता छोड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा अलायंस बनाएगी, या अलहदा चुनाव लड़कर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आगामी चुनाव की तैयारियां करेंगे? लेकिन बात अगर किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो तमाम जो भारत देश के अंदर तमाम जो समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में वो समीकरण जहां पर दलित और मुस्लिम का समीकरण बेहतर बनेगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मात दी जा सकती है। और अगर बात किया जाए दलित वोट बैंक का, तो उसका सबसे ज्यादा वोट जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पास में है। और ऐसे में अगर मुस्लिम समाज किसी बहकावे में ना आकर इस समीकरण को बना लेता है, तो इस समीकरण के अनुसार बड़ी जीत जो है हासिल की जा सकती है। जिस तरीके से 2019 के चुनाव में जहां पर दलित और मुस्लिम समाज का समीकरण बेहतर बना, वहां पर बहुजन समाज पार्टी जो पहले 0 सीट पर थी, वो बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर पहुंच जाती है। ऐसे में अगर देखा जाए, वो बाहुल्य क्षेत्र जहां मुस्लिम समाज का सबसे ज्यादा आबादी रहता है, वहां पर तमाम जो बीजेपी है, चाहे जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो जो सबसे कमजोर पार्टी होती है उसको प्रिटेंड ये किया जाता है कि ये पार्टी जीत रही है। जिस तरीके से पिछले 2019 के चुनाव में तमाम सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी और ये दिखाया गया कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीत रही है, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ये षड्यंत्र किया गया और मुस्लिम समाज जो था उस बहकावे में आ गया और पूरी तरह से वो उस कैंडिडेट को वोट दे दिया जो जिताऊ था ही नहीं। मीडिया की इस चाल को अगर तमाम भारत देश की आवाम समझ लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी लगातार दलित और मुस्लिम के तमाम गठजोड़ को बनाती हुई नजर आ रही है और बसपा सुप्रीमो की अगर ये रणनीति कामयाब होती है, तो अकेले के दम पर भी बीएसपी जिस तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है। बशर्ते सवाल यही है, क्या इन सीटों पर, क्या भारत देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या दलित और मुस्लिम समाज का जो मतदाता है वो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी रणनीति को समझ पाएगा? लेकिन अगर ये देखा जाए, दलित समाज का जो वोट है वो एक मुश्त जो वोट है वो बसपा सुप्रीमो को मिलता है। जब वो चुनाव लड़ती हुई भी नजर नहीं आती तो 13% तक वोट शेयर लेकर आती हैं और इस वक्त तो भारत देश की समूची राजनीति बहुजन समाज पार्टी के पीछे घूमती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बसपा का जो ये वोट शेयर था वो जरूर बढ़ेगा और ऐसे में अगर मुस्लिम समाज का पूरा साथ जो है इस दलित
वोट बैंक के साथ में आता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कोई बड़ा गठबंधन बनेगा, बसपा सुप्रीमो आचार संहिता के बाद में क्या कुछ अनाउंस करेंगे, क्या कोई बड़ा अलायंस बनेगा या छोटी छोटी पार्टियों को बनाकर एक तीसरा मोर्चा बनेगा। जो कुछ भी होगा तमाम खबरें आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन आप सभी से ये मेरी गुजारिश रहेगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ये दलित और मुस्लिम समीकरण क्या भारत देश के अंदर काम करता है इसको भी बताइएगा और तमाम इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि भारत देश का जो मतदाता है वो जागरूक हो सके, अपने वोट को पहचान सके, अपनी ताकत को पहचान सके। और बने रहिएगा इसी तरीके की तमाम वीडियो को देखने के लिए जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।